सो हम वापस आ जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स पे। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। सो ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स का हमें पता चल गया कि जहाँ पे भी ओलिगोसैकेराइड्स होंगे या मोनोसैकेराइड्स होंगे, उनको पहचान करने का एक ये भी तरीका है कि उनके एंड पे OSC होगा। तो हम जब एल्डोज बोलते हैं, इसका मतलब है वो भी मोनोसैकेराइड है। जब हम ग्लूकोज बोलते हैं, इसका मतलब है वो भी मोनोसैकेराइड है। जब हम सुक्रोज बोलते हैं, उसके एंड पे OSC आ रहा है, तो उसका मतलब है वो क्या है, disaccharide है. In cells, most oligosaccharides consisting of 3 or more units do not occur as free entities but are joined to non-sugar molecules called glycoconjugates. अब सेल्स के अंदर, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स के अंदर तमाम वो ओलिगोसैकेराइड्स जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाले ओलिगोसैकेराइड्स क्या करते हैं, वो किसी दूसरी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉइटी के साथ जुड़ जाते हैं, किसी दूसरी नॉन शुगर चीज़ के साथ, दूसरे नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर वो जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइको कॉन्जुगेट। उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइक मैम रिपीट कर, मैं आवाज नहीं आ रही। मैं रिपीट मैम कर यहाँ से मतलब पॉइंट। ओके, मैं रिपीट करती हूँ इसको। तमाम वो वाले मोनोसेक्राइड्स जिनमें से तमाम वो वाले ओलिगोसेक्राइड्स जिनमें 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो अलग रह सकते हैं, जैसे कि चीनी, सुक्रोज। पर तमाम वो वाले ओलिगोसेक्राइड जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, वो फ्री नहीं रह सकते, वो अलग अलग, अलहदा नहीं रह सकते, उनको किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना पड़ता है। जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, किसी दूसरी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, तो ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं कि प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसेक्राइड जुड़ा हुआ है जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स थे। अब क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट। अब हम लोग कर रहे हैं डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड की सीधा एग्जाम्पल्स पर आ जाएं। सबसे पहले है हमारे पास, ये देखें, ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, ये अल्फ़ा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है। या जब इन दोनों ग्लूकोज को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तो ये उनके बीच में क्या बनता है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। ये हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल H और H2 हो गया, और ये एक O, H2O बन के यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये देखें, बाहर निकल गया, और पीछे जो एक O बचता है, वो O इस मोनोसेक्राइड के साथ भी जुड़ जाता है और इस मोनोसेक्राइड के साथ भी जुड़ जाता है। तो ये O इस मोनोसेक्राइड के साथ भी जुड़ गया और इस मोनोसेक्राइड के साथ भी जुड़ गया। तो अब देखें, ये 2 मोनोसेक्राइड हमारे पास आपस में जुड़ गए। तो ये किसकी एग्जांपल हुई, ये डाइसेक्राइड की एग्जांपल हुई, क्योंकि क्योंकि इसमें 2 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं, और ये जिससे जुड़े हैं उस लिंकेज को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और हमारे पास जो ये बना है वो क्या बना है, माल्टोज। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल की थी सुक्रोज की, किससे बनता है, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज से। तो बिल्कुल ये है, यहाँ पे डी ग्लूकोज है, और अगर यहाँ पे डी फ्रुक्टोज कर दें तो जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बन जाएगा, चीनी, यानी कि सुक्रोज। अभी हमारे पास दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे, तो जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो हमारे पास एक नया ओलिगोसेक्राइड, एक नया डाइसेक्राइड बनता है। वो क्या होता है, माल्टोज। क्लियर? यस मैम। सबको समझ? आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज़ कट रही है? सबको कट रही है मेरी? यस मैम। सबको कट रही है मेरी आवाज़? यस मैम, आपकी आवाज बहुत कट Yes, कट के आ रही है, अंदर से कट रही है।
अंदर अंदर से कट रही है। वर्ड्स को ओके, मुझे चेक करने दें अपने इंटरनेट कनेक्शन। कट रही है मैम। ओके, मैं लीव करके दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? आप लोग यहीं पे रहिएगा। ओके ओके मैम। क्लास एंड कब होनी है? हाँ जी क्लास, अब आवाज़ ठीक से आ रही है? अब आवाज़ यस मैम अब आ रही है। अब ठीक से आ रही है? ओके, चलिए जी मैम। ओके मैम। लेट मी प्रेजेंट यू अगेन। ओके जी, मुझे रिकॉर्डिंग चेक करने दें। यस, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? जब 2 या मोर देन 2 मोनोसेक्राइड्स अप टू 9, 2 या 2 से ज़्यादा 9 तक जब मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स की टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अगर 2 मोनोसेक्राइड्स हैं तो वो वाला ओलिगोसेक्राइड क्या कहलाता है? डाइसेक्राइड। अगर 3 मोनोसेक्राइड्स हैं तो वो वाला ओलिगोसेक्राइड क्या कहलाता है? ट्राइसेक्राइड। अगर 4 मोनोसेक्राइड्स हैं तो वो वाला ओलिगोसेक्राइड क्या कहलाता है? टेट्रासेक्राइड। इसी तरह पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एंड सो। ओके, अब डाइसेक्राइड जिनमें 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है केन शुगर, यानी कि आम हमारी नॉर्मल टेबल शुगर, जिसको हम साइंटिफिकली सुक्रोज भी कहते हैं। सुक्रोज किससे बनती है? डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज से बनी होती है। दूसरी बात हमें मेमोराइज करने की ये है कि जहाँ पे भी मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स का जिक्र किया जाएगा, आप ये देखेंगे कि उनके नेम्स के एंड पे हमेशा OSE लगा होगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि तमाम वो वाले ओलिगोसेक्राइड्स जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो फ्री अकेले ओलिगोसेक्राइड नहीं रह सकते। वो ओलिगोसेक्राइड किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, या तो वो किसी प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं, या वो किसी फ़ैट, किसी लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स बन जाते हैं। क्लियर? अब डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल पे आ जाएं। हमारे पास पहली डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल थी सुक्रोज, दूसरी एग्जाम्पल है माल्टोज। सुक्रोज बनता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से, जबकि माल्टोज बनता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज से एंड बीटा डी ग्लूकोज से। यस मैम, ये मार्टोल का जो आयोपैक नेम है मैम, इसको बस सिंपली थोड़ा सा बता दें। IUPAC नेम्स आप लोगों ने नहीं करने। ओके मैम। IUPAC नेम्स है अल्फ़ा डी यस ग्लूकोपायरानोसाइल, मैम। अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोसाइल 1,4 डी ग्लूकोपायरानोज। इसकी नेमिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए। उसमें आपने देखना होता है कि कौन सा कार्बन किस कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं अभी आपको इसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करूं, तो ये क्या था? ये अल्फ़ा ग्लूकोज था। ये क्या था? ये बीटा ग्लूकोज था। तो पहले हमने अल्फ़ा ग्लूकोज को नेम देना है। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज था तो अल्फ़ा डी ग्लूको हुआ। कौन सा रिंग था? पायरानोज रिंग था। तो पायरानोज से ये क्या बन गया? पायरानोसाइल। अब पायरानोज रिंग के कार्बन नंबर 1 ने ये 1 लिख दिया। कार्बन नंबर 1 ने बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से रिएक्शन किया है, तो 1/4 लिख दिया ब्रैकेट में कि 1/4 रिएक्शन हुआ है। कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 4 के साथ रिएक्शन किया है। उसके बाद अगला मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाता है। अगला मॉलिक्यूल किसका था? बीटा डी ग्लूकोज का था। तो क्या आया? डी ग्लूको क्या
ये कौन सा था, पायरानोज रिंग था या फ्यूरानोज रिंग था? पायरानोज रिंग था, तो इसके आगे आ गया पायरानोज। तो ये बहुत लंबी नेमिंग्स हो जाएगी, आप इनके मैम समझ लगी। IUPAC नेम्स में ना जाएं, आप सिर्फ इनके कॉमन नेम्स याद कर लें। और इसका कॉमन नेम है माल्टोज, सिंपल। ओके मैम। OSC एंड पे है, हमें पता चल जाएगा ये क्या है, मोनोसेकेराइड। मैम कटिंग करते हैं हम, डाइसेक्राइड है। क्या कर दें? मोनोसेकेराइड। कट कर दे, मतलब सिर्फ इसका कॉमन नेम याद कर लें, उसका नेम इसका यस कट कर दें। यस, आप कट करते हो उसके IUPAC नेम्स को, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 4 ने जब रिएक्शन किया, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिले, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और हमारे पास माल्टोज बन गया। क्लियर? तो मैम बस हम उसके रिएक्शन ही करेंगे? हाँ जी, हमने सिर्फ ये रिएक्शन करना है। ओके। ओके मैम। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की है, वो चीज़ क्या गौर करने की है? थ्योरी आपने पढ़ा के वो नहीं करनी? हाँ जी बेटा, थ्योरी भी साथ साथ करनी है। ये ओलिगोसेक्राइड की ये वाली स्लाइड करनी है और उसके बाद ये करनी है, आप लोग ये ना करें, ठीक है। ये वाली स्लाइड, ma'am. ये डाइसेक्राइड जिस पे लिखा है ये वाली ना करें, ओके मैम। ये वाली ज़रूर करनी है। अब ये देखें कि माल्टोज के स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन नंबर 1 था जो बाउंड हो चुका है, ये कार्बन नंबर 1 जो है इसने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, और एक तरफ ये वाला कार्बन नंबर 1 है, ये भी हेमी एसिटल कार्बन था, ये एसिटल कार्बन बन गया है। तो ये जो हेमी एसिटल कार्बन है, हेमी एसिटल कार्बन पे हमने देखना है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो हमने क्या कहना है कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसी तरह ये जो डाइसेक्राइड माल्टोज है, ये भी क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें हेमी एसिटल कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। ओके, ये बात समझ लगी आप लोगों को? यस मैम। मैम रिपीट कर दें। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। हेमी एसिटल कार्बन किसको कहते हैं? वो कार्बन जिसने स्टार्टिंग में रिंग स्ट्रक्चर बनाया था, वो कार्बोनाइल कार्बन। ऊपर लेके चलूँ आप लोगों को? ये वाला कार्बन जिसने इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था। तो ये वाला कार्बन जो पहले कार्बोनाइल कार्बन था, अब ये कार्बन क्या कहलाता है? हेमी एसिटल कार्बन या हेमिकीटल कार्बन कहलाता है। हेमिकीटल क्यों कहेंगे? अगर वो कीटोनिक ग्रुप था। हेमी एसिटल कब कहेंगे? जब वो एसिटल ग्रुप था। एल्डिहाइड ग्रुप था। अब अगर इस हेमी एसिटल कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा तो हम क्या कहेंगे? वो वाली शुगर रिड्यूसिंग है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। ओके, ओके मैम। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है, ये भी हेमी एसिटल कार्बन था ना, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है, पर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, इसलिए ये वाली शुगर क्या है? ये पूरा का पूरा माल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग है। क्लियर? उसके आगे आप लोगों ने बीच वाली ये 3 स्लाइड्स नहीं करनी, ना ये करनी है, ना ये करनी है, ना ये करनी है। आपने उसके बाद ये करनी है। मैम फिर से बताइए। इस स्लाइड के बाद आपने 3 स्लाइड्स ये वाली नहीं करनी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। उसके बाद अगली स्लाइड आ रही है। बता दें, क्या कह रहे हो? स्लाइड्स के नंबर बता दें जो नहीं करनी। स्लाइड नंबर है 31, 32
and 33. 32 और 31 to 33. 31, 34 करनी है. 32 and 33. Yes, 34 करनी है. 34 में आपने मैम जो भी स्लाइड करवाई है उसे अगली 3 कट कर दो. यस 34 स्लाइड में, इस स्लाइड में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि डाइसैक्राइड की एग्जांपल्स कौन कौन सी है. स्ट्रक्चर्स नहीं करने इनकी एग्जांपल्स याद करनी है. लैक्टोज, सुक्रोज एंड ट्री हेलोज. सुक्रोज हमने पहले देखी थी ना, जो टेबल शुगर है आम जिसको हम घर में खाते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये होता है. बस आपने सिर्फ नेम्स याद करने हैं कि डाइसैक्राइड की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं. सुक्रोज, ट्री हेलोज, लैक्टोज एंड जो हमने पिछली स्लाइड पे की है माल्टोज. ओके, ये 4 एग्जांपल्स हैं डाइसैक्राइड्स की. मुझे रिपीट करवाएं कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं डाइसैक्राइड्स की. लैक्टोज, Lactose, ट्री हेलोज, sucrose, माल्टोज. and trehalose. Yes, lactose, trehalose, maltose and sucrose. And sucrose. ठीक. Yes. अभी हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं. कौन सा स्टूडेंट रिपीट करेगा? हाँ जी लिंता बेटा आप बताएं कि अभी हमने ओलिगोसैकेराइड के बारे में शुरू से अब तक कितना क्या पढ़ा है. जी मैम मैं बताती मैम माल्टोज का नहीं करना, उसमें भी सिर्फ उसका नाम याद करना है. माल्टोज हूँ. मैम बताऊं? हाँ जी बेटा बताएं. मैम ओलिगोसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड्स की आगे फर्दर जो है ब्रांच है. ओलिगोसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनके यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स होते हैं वो आपस में जो लिंकेज है, जिस लिंक की मदद से जुड़े होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. Yes. और मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं. और जो मोस्ट अबंडेंट डाइसैकेराइड है वो है सुक्रोज. तो इसमें लिंता बेटा एक मिनट, यहाँ पे हम ये बात साथ में लाजमी बताएंगे कि ओलिगोसैकेराइड्स की आगे टाइप्स हैं जिनमें से डाइसैकेराइड होते हैं. एक टाइप है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड के आगे एग्जांपल है सुक्रोज. और सुक्रोज डाइसैकेराइड की एग्जांपल है. और वो सिंपल जो टेबल शुगर हम लोग यूज़ करते हैं उसका साइंटिफिक नेम है. Yes. और वो शुगर के मतलब शुगर केन से बनती है. उसमें मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं. और जो 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट होते हैं वो डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज होते हैं, और दोनों में 6 कार्बन होते हैं. यस शाबाश. हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो मोनोसैकेराइड है? वो उसके जो लास्ट जो भी मोनोसैकेराइड होगा या डाइसैकेराइड, उसके एंड पे OSE वर्ड ओज लगा होगा. ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज. इससे हमें पता लग जाएगा कि वो मोनोसैकेराइड है. मोनोसैकेराइड है या ओलिगोसैकेराइड है? ओलिगोसैकेराइड है. और वो ओलिगोसैकेराइड जिनमें 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट होते हैं वो फ्री रह सकते हैं. Yes. लेकिन वो वाले ओलिगोसैकेराइड जिनमें 3 या मोर देन 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड हो वो फ्री एंटिटीज के तौर पे नहीं रह सकते. इसलिए वो अपने आप को किसी भी नॉन शुगर या नॉन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल के साथ जोड़ लेते हैं. और वो जो जिस मॉलिक्यूल के साथ जोड़ते हैं और वो न्यू मॉलिक्यूल जो बनता है उसको हम लोग ग्लाइको कॉन्जुगेट कहते हैं. यस, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की एंड ग्लाइकोलिपिड्स की. यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट जो है, ओलिगोसैकेराइड जो है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा. और अगर वो किसी लिपिड या फैट के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा. शाबाश. आगे. और मैम आगे ये इसकी एग्जांपल यस माल्टोज वाली. आगे हम माल्टोज को एक्सप्लेन कर देंगे. यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये 2 मॉलिक्यूल हैं. इनमें जो एसिटल कार्बन है उसका OH और जो बीटा डी ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 4 पे जो OH है वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक हाइड्रोलिसिस होगी. हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर बेटा का एक मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा. एक मिनट लिंता. और लिंता बेटा एक मिनट. लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन.
यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होती, कंडेंसेशन होती है। जी मैम ठीक है। और ये वाला हेमी एसिटल कार्बन होता है, एसिटल नहीं होता, ठीक है। जब बॉन्ड नहीं बना हुआ तब वो हेमी एसिटल कार्बन है। जब इस जी मैम वो ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात बताने की, वो ये है कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। जब भी किसी भी रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव। मैम अगर ये नाली तो क्या होगा ये? क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैम अगर ये H2O जो है ये अगर नाली हो तो मैं बताती हूँ बेटा, अपना माइक ऑफ करें। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लाजमी रिमूव होगा। अगर वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा। जो ये बॉन्ड बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो दो मोनोसेक्राइड्स को आपस में जोड़ने के लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ पे, एक पानी का मॉलिक्यूल वहाँ पे लाजमी तौर पर रिलीज़ होगा। अगर वो नहीं रिलीज़ होगा तो वो दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये सीधी सी बात है। आप ऐसे समझ लें कि जो जितनी गम्स होती हैं, जैसे समद बॉन्ड होती है, एल्फी होती है, अगर पानी वाली जगह होगी तो एल्फी या समद वहाँ पे जुड़ नहीं सकेगी, तो आपने वहाँ से पानी बाहर निकाल देना है, ठीक है। ये मैं स्लैंगली आपको बता रही हूँ, असल में ऐसे नहीं होता, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ कि जब तक वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बनेगा। अब जिस हेमी एसिटल कार्बन ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया वो वाला कार्बन एसिटल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इसने नहीं था बनाया तो ये हेमी एसिटल ही रहा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया? माल्टोज बन गया। अब अगर हमने माल्टोज को दोबारा से तोड़ना हो तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? जो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाला था दोबारा से इस माल्टोज के अंदर क्या कर दें? पानी डाल दें और थोड़ा सा एसिड डाल दें। पानी डाल दें, वाटर का मॉलिक्यूल डाल दें। बेटा अपने माइक्स को ऑफ करें। वाटर का मॉलिक्यूल डाल दें, पानी डाल दें और थोड़ा सा एसिड डाल दें। एसिड डाल के जैसे ही इसको पानी में बॉईल करेंगे माल्टोज को, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। इधर भी OH लग जाएगा, इधर H लग जाएगा। वापस से हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बन जाएंगे। तो जहाँ पे हम पानी डाल के एडिशन करवा के उसको वापस तोड़ रहे हैं माल्टोज को, वो वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। तो ये देखें, ये डबल एरो वाला रिएक्शन है। यहाँ पे ऊपर से नीचे को एक एरो आ रहा है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। नीचे से ऊपर को जो रिएक्शन जा रहा है वो रिवर्स रिएक्शन है, उसमें हाइड्रोलिसिस होती है। पानी के मॉलिक्यूल को हम ऐड करवाते हैं। जो ऊपर से नीचे आता है उसमें कंडेंसेशन होती है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। क्लियर? यस मैम। चलें, अब लिंता इसको बताएंगी। लिंता इसको दोबारा से रिपीट करेंगी। अल्फा डी ग्लूकोज Yes. और बीटा डी ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने मिलके एक न्यू मॉलिक्यूल बनाना है। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 हेमी एसिटल कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 पे जो OH है वो दोनों मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि बाद में निकल जाएगा मॉलिक्यूल से। यस। और अल्फा डी ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 पे जो H है और बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 जिन्होंने दोनों ने आपस में रिएक्शन किया है, वहाँ का H और नीचे वाले का OH ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेंगे आपस में। बेटा इसको थोड़ा सा करेक्ट करें जी मैम। कि ये OH एक जी। हेमी एसिटल कार्बन का एक का OH और दूसरे का अकेला H, ये मिलके क्या हो गए? 2 H हो गए और एक O हो गया, है ना। तो ये क्या बन गया? H2O। तो H2O बाहर निकल गया, पीछे क्या बचा? इसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे नीचे की तरफ कुछ भी नहीं बचा और बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे नीचे की तरफ O बचा है। ऊपर वाले हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं कर रहे।
सिर्फ नीचे नीचे ओ बचा है, तो वो वाला जो नीचे ओ है वो इसके साथ, जिसके पास नीचे कुछ नहीं वो था, दोनों उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। पानी तो वाटर का मॉलिक्यूल तो पहले ही बाहर निकल गया है, ठीक है। जी। चलें आगे, आगे बताएं। तो ये जो फर्दर एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा वो जो है उसको हम लोग माल्टोज बोलते हैं। यस और हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये वाला जो न्यू मॉलिक्यूल बना है ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है? यस इससे अब जो है बीटा डी ग्लूकोज का हेमी एसिटल कार्बन है, हेमी एसिटल जो हेमी एसिटल जो कार्बन है उस पे जो OH है अगर वो फ्री होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। यस अल्फा डी ग्लूकोज पे जो हेमी एसिटल कार्बन जो बाद में एसिटल बन गया है वहाँ पे जो है वो एंड फ्री है ही नहीं, इसलिए नहीं। लेकिन ये कि जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें जो OH है वो फ्री एंड दे रहा है। फर्दर उसके साथ कोई ना कोई और मॉलिक्यूल जुड़ सकता है, Yes. इसलिए हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। यस इसलिए वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर सकता है, कर सकते ठीक है। ये क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर सकता है, ये तो कर नहीं सकता, ये कर सकता है। तो हम ओवरऑल चूंकि ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो हम ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल को ही क्या बोलेंगे कि ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाएं इस पे। हाँ जी, इसमें हमने क्या बताना है लिंदा? मैम थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैम नोट भी कर लें। क्या कह रहे हो? मैम जो लिंता ने अभी ये रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात बताई ये नोट कर लेने दें प्लीज, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अगली स्लाइड के लिए। यस कर, अगली स्लाइड से पहले यस ठीक है, आप लोग नोट कर लो। मैम आज के लिए इतना काफी नहीं है? हाँ जी इतना काफ़ी है, मैं बस रिपीट करवा रही हूँ आप लोगों को। मैम हाँ जी जो असाइनमेंट नंबर 2 आपने दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपने पूछा है कि कितनी ब्रांचेस बनती हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना है पूरा कि कैसे या कितनी बनती है, क्योंकि उसकी तो एक ही फिर एंड बनेगा। बेटा मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं लगी। जो आपने असाइनमेंट नंबर 2 दिया। अच्छा असाइनमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा हाँ जी जी, जो असाइनमेंट नंबर 2 आपने दिया उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि कितनी ब्रांचेस बनती है 180 मॉलिक्यूल्स की, उसका एंड कितना बनता है, तो उसका एक ही एंड बनता है, उसको पूरे को एक्सप्लेन करना है या सिंपल ही आंसर में दे दें वन? बस आंसर में दे दें। और उसमें मैंने ये पूछा है कि एक मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन का, उसमें इतनी ब्रांचेस हैं, तो उसमें बताएं कि उसमें रिड्यूसिंग एंड्स कितने हैं और नॉन रिड्यूसिंग एंड्स कितने हैं। तो मैम रिड्यूसिंग एंड तो एक ही बनेगा उसका। हाँ जी, तो बस आपने वही लिख देना। तो लेकिन मैम वो फिर आंसर छोटा बन रहा है। बेटा कोई बात नहीं, छोटा बन रहा है, फिर क्या हुआ, आपका आंसर तो ठीक है ना। आंसर छोटे बड़े नहीं होते, आंसर राइट और रॉन्ग होते हैं, ठीक है मैम। ठीक है। आंसर Thank छोटे you. बड़े नहीं होते। वेलकम। मैम वो जो हम लोगों के लिए नेसेसरी है कि हम लोग सब हेडिंग्स और मेन हेडिंग जितनी आपने कही हैं उतनी ही बनाए मैम, वो क्वेश्चन है तो उसमें तो नहीं इतनी ज़्यादा बन सकती। हाँ तो नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। अगर आपके असाइनमेंट में कोई हेडिंग या सब हेडिंग आ रही है और आप उसको टाइप करके कंप्यूटर पे लिख रहे हो, अपने लैपटॉप्स पे लिख रहे हो, तो फिर आपने जहाँ पे भी सब हेडिंग आए या हेडिंग आए, आपने उसमें वो फॉन्ट साइज़ का ख्याल रखना है। जी मैम मैंने हैंड रिटन लिखी है तो वो सारा पता लग रहा है कि कौन सी मेन हेडिंग है कौन सी सब हेडिंग है, तो बाद में एक क्लासमेट ने बोला कि मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देना इसेंशियल है। No. तो मैम नो इट्स नॉट एसेंशियल, एसेंशियल नहीं है। अगर आपके टॉपिक में या आप इस तरह से लिख रहे हो कि आप समझते हो कि वहाँ पे मुझे सब हेडिंग्स और हेडिंग्स डालनी चाहिए, तो फिर आपने उन चीज़ों का फ़ॉन्ट साइज़ का ख्याल रखना है। और अगर आप हैंड रिटन असाइनमेंट दे रहे हो फिर तो फ़ॉन्ट साइज़ का कोई रहता ही नहीं है, फिर तो फ़ॉन्ट साइज़ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो टाइपिंग में होता है ना। तो इन केस ऑफ टाइपिंग अगर आप समझते हो कि आपकी असाइनमेंट में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देना ज़रूरी है, आप समझते हो, तो आपने वहाँ पे उन फॉन्ट साइजेस का ख्याल रखना है।
ओके मैम वो वैसे भी 2 पेजेस का है, तो मतलब उसमें कितनी हेडिंग्स हम दे सकते हैं? यस वैसे भी आपने उसमें पूछा है, डेफिनेशन का पूछा है, तो यस उसमें सारी इंट्रोडक्शन हिस्ट्रीज ये तो नहीं आएगा ना? आप उसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर करेंगे या एग्जाम्पल लिखेंगे? यस, तो बस 2-3 ही हेडिंग्स आएंगी। एक डेफिनेशन की हेडिंग आ जाएगी, एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग आ जाएगी, एक एग्जाम्पल की हेडिंग आ जाएगी, या कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन की हेडिंग आ जाएगी, और तो कुछ भी नहीं आएगा उसमें। ठीक है। जी मैम, और तो नहीं कुछ भी आएगा, और जो थोड़े से इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन में जो 2-3 वर्ड्स होते हैं ऐसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, तो वो अच्छी बात है, वो तो करना भी चाहिए। मैं मेरे खुद पर्सनली ऐसे ही कहती हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, हंटिंग वर्ड्स होते हैं। टीचर को फ़ौरन से पता चलता है कि बच्चे ने अच्छा वर्क किया है, कि उसने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी हाईलाइट किया हुआ है, तो आपके मार्क्स भी इससे अच्छे मिलते हैं आप लोगों को। हाँ जी, किसी मैम जो आपने ना लास्ट टाइम रेफरेंस का कहा था ना, जो रेफरेंस वाली बात कही थी कि यस अगर आप लोग करते हैं तो साथ में उसका रेफरेंस भी देना है, तो मैडम ये चीज़ ना मुश्किल हो रही है। अगर गूगल से डायरेक्ट करें ना, हम इसको सर्च करें, तो मैडम मतलब उसका आंसर मिल जाता है, टू द पॉइंट भी है, मतलब जो आपने वेबसाइट बताई है टू द पॉइंट भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ता है, लेकिन मैडम रेफरेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो साथ में रेफरेंस नहीं दे रहे, बस उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह होती हैं। बेटा, जो रेफरेंस होता है ना, रेफरेंस के लिए आपको प्रॉपर देखना पड़ता है कि जो आपने आर्टिकल देखा है इंटरनेट पे, उस आर्टिकल को लिखा किसने। वहाँ पे ऑथर्स के नेम लिखे हुए होते हैं, और वहाँ पे उसकी पब्लिशिंग डेट ऊपर लिखी हुई होती है, वहाँ पे उसका नहीं जर्नल। मैम, कुछ नहीं लिखे हुए, जितने भी सर्च किए हैं ना, साथ में किसी राइटर का नाम नहीं था। अच्छा, फिर आप लोगों ने साइट से आर्टिकल्स नहीं देखे होंगे, आप लोगों ने रैंडम इन्फॉर्मेशन देखी होगी। तो ठीक है, अगर आप लोग वो रैंडम इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो ऊपर उसका यूआरएल आता है ना, वो यूआरएल आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। यस मैम, वेबसाइट वेबसाइट, मैंने यही किया, मैंने यूआरएल दे दिया। यस, वेबसाइट या यूआरएल, आप उसको जो भी कह लें, आप वो पेस्ट कर दें। ठीक है, वो कॉपी कर। मैम हाँ जी। मैम मुझे वेबसाइट का जो लिंक है मैम वो लिखना याद नहीं रहा, तो मैम अब मैं दोबारा लिंक लिख के उसको असाइनमेंट अपलोड करूँ? आपने असाइनमेंट अपलोड मैम कर दी है? क्योंकि मैंने भी आप लोगों की जी असाइनमेंट्स मैम, नहीं देखी। Quora.com से मैंने थोड़ी सी हेल्प ली थी। कोरा से आपने हेल्प ली थी और आपने रेफरेंस नहीं डाला। जी मैम। अब वो दोबारा से अपलोड होने के आपके पास चांस हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का नहीं जी पता कि आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो उसको। जी मैम कर सकती हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि मैं डबल टाइम कर दूँ रेफरेंस वगैरह या वेबसाइट का लिंक डाल के? ठीक है, फिर पिछली वाली को, पहली को डिलीट करके फिर नई वाली डालें। मैम वो डिलीट नहीं मैम वाली फाइल होगी, वो जो जिस टीचर को सबमिट करवानी है वही डिलीट कर सकते हैं, स्टूडेंट खुद नहीं डिलीट कर सकते। ओह माय गॉड। अच्छा, फिर रहने दें, फिर रहने दें, क्योंकि ऐसे मैं फिर ना ऐसे बहुत या तो मैं करूंगी कि असाइनमेंट की जो मैसेज लिखना होता है ना, मैसेज में लिख दूंगी कि ये वाली जो असाइनमेंट है ये मेरी लिंक के साथ है। ओके, ठीक है, आप ऐसे कर लें, पर आप काइंडली उसको दोबारा फिर ना करें, क्योंकि ऐसे डबल डबल असाइनमेंट हो जाएगी और वो मिस हैप क्रिएट करेंगे। ठीक है। मैम मैंने वैसे बता दिया है फिर आपको कि मैंने इस लिंक से किया। ठीक है बेटा। अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। चलें, अब नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक बात बताने वाली है कि ये जो लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है। ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा डाइसैक्राइड है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। अब जो लैक्टोज होता है, क्या वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? मैम रिड्यूसिंग होगा। यस, लैक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग है। कैसे रिड्यूसिंग है कि इसमें ये जो सेकंड वाला मोनोसेक्राइड था, उसका हेमी कार्बन अभी भी फ्री है। फ्री है ना हेमी कार्बन, ये देखिए OH उसका फ्री है। वो फ्री होगा तो इस वजह से वो रिड्यूसिंग यस, तो ये लैक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। दूसरी सुक्रोज, सुक्रोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है?
सुक्रोज जो ये नॉन रिड्यूसिंग। ये सुक्रोज वही सुक्रोज है जो हमारी आम टेबल शुगर है, केन शुगर भी जिसको कहते हैं। तो क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। स्ट्रक्चर नहीं आएगा, जितना मैं कह रही हूँ उतना आ सकता है। स्ट्रक्चर नहीं पूछूंगी, जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर मना किया है तो वो मैं नहीं दूंगी, जिसका मना नहीं किया उसका आएगा। अच्छा, अब ये देखें सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग होता है? क्योंकि सुक्रोज का जो पहला मोनोमर है, जो पहला मोनोसेक्राइड यूनिट है, वो है ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा है फ्रुक्टोज। हमने ये पढ़ा ना कि डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज से मिलके बनते हैं। ग्लूकोज का हेमी कार्बन होता है कार्बन नंबर 1 पे, जिसने बॉन्ड बना लिया हुआ है, तो ये तो फ्री नहीं है हेमी कार्बन। दूसरी तरफ फ्रुक्टोज का जो हेमी कार्बन होता है वो होता है कार्बन नंबर 2 पे, और आप यहाँ पर देखें कि कार्बन नंबर 2 भी फ्री नहीं है। तो क्या हो गया? ये शुगर नॉन रिड्यूसिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे हेमी कार्बन फ्री नहीं है हमारे पास। दोनों हेमी कार्बन्स ने बॉन्ड बनाए हुए हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तीसरा है हमारे पास ट्री हेलोज। ट्री हेलोज किसका? ये भी ये क्या है? ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। No, it is also non-reducing. Sucrose and trehalose both are non-reducing. Why non-reducing? क्योंकि इसमें भी दोनों हेमीएसिटल कार्बन्स ने आपस में बॉन्ड बनाया था, इसमें भी दोनों हेमीएसिटल कार्बन्स ने आपस में बॉन्ड बनाया है। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, इसका भी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ये देखिए 1 लिखा हुआ है। चले मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ओके मैम, समझ लग गई। ये देखें, ये कार्बन, आपको पता है ना ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 होता है वो हेमीएसिटल कार्बन होता है, तो इसका भी हेमीएसिटल कार्बन, इसका भी हेमीएसिटल कार्बन, दोनों ही ग्लूकोज हैं। तो क्या हो गया? दोनों हेमीएसिटल कार्बन्स ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो अब हेमीएसिटल कार्बन फ्री नहीं है, ना ही उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो हम क्या कहेंगे? ये भी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। तो आउट ऑफ विच, मैं क्वेश्चन आप लोगों से कर रही हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ओलिगोसेक्राइड्स या विच डाइसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग? एग्जाम्पल्स हैं ट्री हेलोज, सुक्रोज, माल्टोज, बोथ ए एंड बी। मैम A and B। बोथ ए एंड बी क्यों? Both A and B। क्योंकि सुक्रोज एंड ट्री हेलोज ये दोनों क्या है? नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन क्योंकि इनके हेमीएसिटल कार्बन फ्री नहीं है। हेमीएसिटल कार्बन फ्री नहीं है तो क्या होगा? वो हेमीएसिटल कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो वो क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस नहीं कर सकता। जब वो क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वो नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग नहीं है। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का? मैम लैक्टोज रिड्यूसिंग कैसे कभी सर एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि मैडम उसका तो जो हेमीएसिटल कार्बन पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, किसका? वो फ्री है। किसका कह रहे हो? लैक्टोज का। अच्छा, लैक्टोज का। हाँ जी, जी लैक्टोज में देखें, वो लैक्टोज किसका बना हुआ होता है? लैक्टोज बना हुआ होता है एक गलैक्टोज के मॉलिक्यूल का और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। गलैक्टोज और ग्लूकोज दोनों का जो हेमीएसिटल कार्बन होता है वो कार्बन नंबर 1 पर होता है। तो एक कार्बन नंबर 1, एक हेमीएसिटल कार्बन तो एसिटल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसने बॉन्ड बना लिया, पर दूसरा हेमीएसिटल कार्बन अभी भी फ्री है। ठीक है, तो ये हेमीएसिटल कार्बन फ्री होने की वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है? ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों रिड्यूसिंग है? क्योंकि ये हेमीएसिटल कार्बन फ्री है। फ्री होने की वजह से ये क्या करेगा? अपने आप को लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि ये क्यूप्रिक आयन को फ़ौरन से रिड्यूस कर देगा। क्यूप्रिक आयन रिड्यूस होगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? हमारे पास
रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होंगे जो हमें आइडेंटिफाई करवाएंगे कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ है और ये जो शुगर डाली गई है वो रिड्यूसिंग शुगर डाली गई है। क्लियर? जब भी क्यूप्रिक आयन रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होने के बाद वो क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो रिएक्शन मिक्सचर में जैसे ही रेड कलर प्रोड्यूस होगा हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुआ है और जो शुगर डाली गई है वो क्या है, रिड्यूसिंग है। पर अगर हम रिएक्शन नहीं करा रहे, यानी कि हमारे पास सैंपल तो नहीं है, हम अभी लैब का काम तो कर नहीं रहे, तो हमें स्ट्रक्चर को देख के पता चल जाता है कि वो शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है। पर उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है। हमें ये पता होना ज़रूरी है कि किस मोनोसेक्राइड का हेमीएसिटल या हेमीकीटल कार्बन कहाँ पर होता है। गैलेक्टोज का हेमीएसिटल कार्बन नंबर 1 पर होता है और ग्लूकोज का भी हेमीएसिटल कार्बन नंबर 1 पर होता है। चूँकि ये कार्बन नंबर 1 ये हेमीएसिटल कार्बन फ्री है, इसलिए लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर सबको? यस मैम। सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। नहीं? चलें, अब इसको कौन एक्सप्लेन, इस स्लाइड को कौन एक्सप्लेन करेगा दोबारा से? काफी है। नहीं, इसको एक दफ़ा रिपीट करना है। कौन रिपीट करेगा इसको? मैडम मैं कर दूं? रहीला। हाँ जी, चलें बेटा, रहीला करें। मैडम इसमें ये है कि आपने बताया कि पहले जो इसमें रिड्यूसिंग कौन सा है और नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है तो उसको सोच करें। इसमें लैक्टोज रिड्यूसिंग होगा वो इस वजह से क्योंकि पहले इसमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें जो कार्बन है वो कौन सा है। Yes. लैक्टोज में जो कार्बन है इसका मतलब वो कार्बन 1 है, दूसरे मॉलिक्यूल में कार्बन 4 पे है मिक्स कर रहा है। सॉरी ये मैम उल्टा हो गया, सॉरी। ये इसमें दोनों जो है हेमीएसिटल कार्बन है वो दोनों का कार्बन नंबर 1 पे। यस। इस वजह से जो पहले का हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है और जो कार्बन 1 है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है, इस वजह से ये रिड्यूसिंग होगी। यस, शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट ऑन को और कौन एक्सप्लेन करेगा सुक्रोज के मॉलिक्यूल को? सुक्रोज के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें बिस्मा जुल्फिकार। बिस्मा जुल्फिकार। बिस्मा तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? बिस्मा क्लास में नहीं है? मैम हाँ जी। मैम जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है वो नॉन रिड्यूसिंग है। कैसे? क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 है, वो तो बॉन्ड बना रहा है। यस। वो तो ये नॉन रिड्यूसिंग हुआ। इनका कोई फ्री मॉलिक्यूल, इसका OH फ्री मॉलिक्यूल वो नहीं है, फ्री नहीं है। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे बेटा? ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर लें बेटा, आप अपना माइक को म्यूट कर लें। हाँ जी, तो इसमें क्या है, हमें बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज क्या चाहिए कि ये पहला ग्लूकोज है और दूसरे वाला क्या था, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का हेमीएसिटल कार्बन होता है कार्बन नंबर 1 पे और फ्रुक्टोज का हेमीकीटल कार्बन होता है, क्योंकि फ्रुक्टोज में हमें पता है कीटोनिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। फ्रुक्टोज का हेमीकीटल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पे। चूँकि इसका कार्बन नंबर 1 जो हेमीएसिटल था, इसका कार्बन नंबर 2 जो हेमीकीटल था, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया है, तो किसी का भी हेमीएसिटल या हेमीकीटल फ्री नहीं रहा। तो जब हेमीएसिटल कार्बन हमारे पास फ्री नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ओके, नेक्स्ट है ट्री हेलोज। ट्री हेलोज को कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं बताऊं?
ओके, मैं बता दूं मैम? हाँ चले, हिना नईम बताएं। मैम जो उनका ट्री है लॉस का फर्स्ट कार्बन है और इस वाले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन हेमिएसिडल और दूसरे वाले का भी फर्स्ट कार्बन हेमिएसिडल दोनों एक दूसरे के साथ जो उनसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई हेमिएसिडल कार्बन फ्री नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग है। यस, इसलिए क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। शाबाश। तो सबको क्लियर हो गया है, आज का लेक्चर समझ आ गया है सबको? यस मैम। ओ, यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? साद साहब आ गए? नहीं मैम, नहीं है। अच्छा, हमारी क्लास में मैं देख रही हूँ कि 5-6 बॉयज़ हैं जिनमें से सिर्फ 2 ही आ रहे होते हैं। आज वलीद भी नहीं है, एहतशाम है। बॉयज में सिर्फ एहतशाम ही है और कोई नहीं। यस, तो बॉयज़ आप लोग अपनी अटेंडेंस को रेगुलर करें। मैं इस चीज़ में किसी के साथ भी लीनियंट नहीं होंगी, और आप लोगों की अटेंडेंस अगर शॉर्ट हुई तो फिर होगी शॉर्ट। एहतशाम, आप सबको, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास फेलोज़ को इन्फॉर्म कर दो कि मैम सख्ती से कह रही हैं क्लासेस अटेंड करें, अदरवाइज़ आप लोगों की एब्सेंट मार्क होगी। ओके मैम, मैं तो रोज आता हूँ। हाँ जी, आप रोज़ आते हैं, मुझे पता आप रोज़ आते हैं। चलें, आज का अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? तो मैम लेकिन हमारे लास्ट लेक्चर्स हुए हैं जितने भी, इंक्लूडिंग टुडेस लेक्चर, हमें ये सारे लेक्चर्स पोर्टल पे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी, आप लोगों को सबकी मिल जाएगी। मैं इंशाल्लाह आज से अपलोड करना शुरू कर दूँगी। आज वाला लेक्चर तो आप लोगों को आज ही मिल जाएगा, और जो पिछले लेक्चर्स हैं वो अब मुझे ख़ुद से दोबारा रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं है। तो वो मैं अब 1 बाय 1 रिकॉर्ड करती जाऊँगी। वीकेंड पे भी मैं कोशिश करूँगी, तो फिर आप लोगों को उनकी रिकॉर्डिंग्स भी पोर्टल पे मिल जाएंगी। ठीक है? चलें, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन अब यहाँ तक? नो मैम। नो, ओके। अच्छा, मैम बस? नो बस नहीं, नो बस करें। नो, मेरी बात सुने। एक छोटी सी वीडियो है 6 मिनट्स की सिर्फ, मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ, तो काइंडली आप लोग। बस 2 घंटे से मुसलसल बैठे हुए हैं हम लोग। 3 घंटे की क्लास है आज, डू यू नो? मैम क्लास में बात गले लग है, गर्मी बहुत है, ऊपर से केमिस्ट्री मैम सच में दिमाग घूम रहा है। वो वीडियो है मैम बस करें, बहुत हो गया। बेटा, वो तो वीडियो है, मज़े की है, यूट्यूब पे वीडियो है। चलिए ठीक है मैम, ठीक है, दिखा दे। 6 मिनट की है, देख लेते हैं। यस, ओनली 6 मिनट्स की है। ठीक मैम, दिखाएं। ठीक है, Okay, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आप लोग फिर देखिएगा उसको। ओके मैम। सो ये एक वीडियो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये एक वीडियो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के डिफरेंस की। स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो की आवाज़ आ रही है? नो मैम, आवाज नहीं आ रही। आप लोग ओके ठीक, नो मैम। ठीक है, मैं इसको दोबारा से प्ले करती हूँ। नो मैम, आवाज नहीं आ रही। Reducing and non-reducing sugars. अब आ रही है आवाज़? आ रही है, लेकिन थोड़ी सी कम आ रही है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ऐसी जगह पे हो जाएं कि जहाँ पे शोर ना हो, क्योंकि वीडियो की आवाज़ ही थोड़ी, ठीक है?
D. In this module, you will learn मैम ये वीडियो हम अभी भी देख लेते हैं, reducing आप and में विशेष कर दें तो non-reducing बहुत देख sugars. लेंगे। In this module, you will learn how to classify हम ये सही आप carbohydrates ग्रुप as में भी शेयर करते reducing हैं and non-reducing sugars. Let us begin our study by considering the reaction of common carbohydrates with an oxidizing agent like the Fehling solution, which is a blue liquid. Let us first consider glucose. On mixing an aqueous solution of glucose with Fehling solution and then warming the mixture for some time, the blue color of Fehling solution changes to red. If the same reaction is carried out between an aqueous solution of fructose and Fehling solution, the same result is obtained. Even in the case of an aqueous solution of maltose and that of lactose, the result for this reaction is the same. All such carbohydrates that react with Fehling solution and change their color from blue to red are reducing sugars. On the other hand, when the same reaction is carried out with an aqueous solution of sucrose, the color of Fehling solution does not change. Such a carbohydrate that does not react with an oxidizing agent like Fehling solution is a non-reducing sugar. Let us now see what makes a carbohydrate reducing or non-reducing. Glucose is a monosaccharide that has a cyclic structure with a free hemiacetyl group. In the solution phase, the ring structure of glucose opens up at the carbon bearing the hemiacetyl group. During the ring opening, the hemiacetyl group changes to a free aldehyde group. Now you may know that a compound that bears a free aldehyde group can be readily oxidized by Fehling solution. Thus, glucose is readily oxidized by Fehling solution and is a reducing sugar. So, all carbohydrates that are identified as reducing sugars bear a free aldehyde group in their solution phase. Fructose is also an example of such a carbohydrate. It is a monosaccharide with a hemiketal group in its cyclic structure. In the solution of fructose, the ring structure opens up and the hemiketal group changes to a ketonic group. Interestingly, under the conditions of reaction with Fehling solution, the open chain structure of fructose isomerizes to the open chain structure of glucose. This way, fructose has a free aldehyde group in its solution phase and is a reducing sugar. Another example is maltose, which is a disaccharide. Maltose has two glucose units joined together by a glycosidic bond. The hemiacetyl group of one of these glucose units takes part in the glycosidic bond formation, whereas the hemiacetyl group of the other glucose unit remains free. In the solution of maltose, the ring of the glucose unit with a free hemiacetyl group opens up and the free hemiacetyl group changes to a free aldehyde group. The free aldehyde group enables maltose to be oxidized by Fehling solution, thus making it a reducing sugar. Similar to maltose, lactose is also a disaccharide with one galactose unit and one glucose unit joined together by a glycosidic bond. Both galactose and glucose has one hemiacetyl group. However, the hemiacetyl group of the galactose unit takes part in the glycosidic bond formation, whereas the hemiacetyl group of the glucose unit remains free. The ring of the glucose unit of lactose opens up in the solution phase and its free hemiacetyl group changes to a free aldehyde group. The free aldehyde group enables lactose to get oxidized by Fehling solution, thus making it a reducing sugar.
In contrast to reducing sugars, non-reducing sugars do not bear a free aldehyde group in their solution phase. An example is sucrose, which is a disaccharide with one glucose unit and one fructose unit joined together through a glycosidic bond. The glucose unit has one hemiacetyl group, whereas the fructose unit has one hemiketyl group. Both the hemiacetyl and the hemiketyl groups take part in the formation of the glycosidic bond of sucrose. This way, there is no free hemiacetyl or hemiketyl group in the cyclic structure of sucrose. Thus, in the solution phase, the cyclic structure of glucose does not open and there is no free aldehydic group. And that is why sucrose is a non-reducing sugar. Let's recap. The carbohydrates that are oxidized by deoxidizing agents like Fehling solution are reducing sugars. The carbohydrates that are not oxidized by deoxidizing agents like Fehling solution are non-reducing sugars. A reducing sugar bears a free aldehyde group in its solution phase. A non-reducing sugar does not bear a free aldehyde group in its solution phase. So, क्लास आप लोगों को समझ लगी इसकी? Ships as you fight, explore, and trade across लेकिन कुछ कुछ जरा में ना आवाज का मसला होता था, सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही थी, आवाज कटने लगी नहीं आ रही थी। ओ मैम में आवाज आई मैं और समझ भी बहुत कम आई है, बस ये पता चला है कि किसका कलर चेंज हो रहा है किसका नहीं हो रहा। हाँ जी, अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को इस वीडियो का लिंक भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को इस वीडियो का लिंक भी सेंड कर दूंगी, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। और फिर इसके अलावा जब आप लोग रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सही से आवाज़ आ रही हो, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी। वही बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि जिसके पास फ्री हेमिएसिटल ग्रुप होता है तो वो फ्री हेमिएसिटल ग्रुप होने की वजह से वो लीनियर चेन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो लीनियर चेन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आराम से क्यूप्रिक आयन को या किसी भी फेलिंग रिएजेंट को, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो चूंकि क्यूप्रिक आयन जैसे ही रिड्यूस होता है रेड कलर बनाता है, तो अगर हमारे सॉल्यूशन में रेड कलर सामने आ जाए तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? यस। हाँ जी आयशा अशरफ बेटा बोलें। मैम वो जो ट्यूब में था ब्लू से रेड हीटिंग करने पे, मैम उसका क्या मतलब है? वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऐड किया था वो फेलिंग सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया कि सिर्फ क्यूप्रिक आयन है, तो मैंने कहा था नहीं और भी होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन होता है, बेनेडिक्ट्स होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है और बेनेडिक्ट्स होता है, इन दोनों में क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो वाला सॉल्यूशन था जिसमें क्यूप्रिक आयन होते हैं। रिएक्शन बेसिकली क्यूप्रिक आयन कर रहा होता है, तो वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो क्यूप्रिक आयन का सॉल्यूशन था और उसका नेम है फेलिंग सॉल्यूशन। नहीं मैम जो हीटिंग करने से वो रेड हो गया, यानी हाँ, उसका मतलब ये कि देखिए हर रिएक्शन को करने के लिए ना उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पे होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हाई प्रेशर चाहिए होता है। जैसे अगर आपने अपने घर में मौजूद फूड को, रॉ वेजिटेबल्स को कुक करना है, मीट को कुक करना है आपने, तो आपको टेम्परेचर चाहिए उसको कुक करने के लिए, आपको उसको खाने लायक बनाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए जिस पे आप उसको पका सको। इसी तरह जो क्यूप्रिक आयन और मोनोसैकेराइड आपस में जब रिएक्ट करते हैं ना, तो उनको रिएक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्ट आग पे नहीं ले जाते। अगर हम उसको डायरेक्ट फ्लेम पे
डायरेक्ट आग पे ले जाएंगे तो उससे मसला होगा कि वो एब्रप्ट हीट होगी, सडन हीट से आपकी जो रिएक्शंस हैं वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं और आपकी जो ग्लास की वेसल है वो टूट भी सकती है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको वाटर बाथ पे हीट करते हैं। वाटर बाथ क्या करते हैं कि हम नीचे फ्लेम जला देते हैं, बर्नर जला देते हैं, ऊपर एक बीकर रखते हैं, बीकर के अंदर वाटर डाल देते हैं थोड़ा सा, वो वाटर गर्म होता है। जैसे वो वाटर गर्म हो जाता है तो हम उसमें अपनी टेस्ट ट्यूब रख देते हैं जिसमें अपना सैंपल डाला हुआ था। तो अब क्या होता है, अब उसको नॉर्मल ग्रेजुअल हीट मिलती है हमारे सैंपल को, एब्रप्ट हीट नहीं मिलती। तो जो नॉर्मल हीट मिलती है, ग्रेजुअल हीट मिलती है, उससे रिएक्शन का मिक्सचर का कलर चेंज हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है और यहाँ पर जो शुगर थी वो रिड्यूसिंग शुगर थी, क्योंकि रेड कलर तभी प्रोड्यूस होना है जब क्यूप्रिक आयन ने रिड्यूस होना है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होना है। क्लियर? अब एहतशाम आपको क्लियर हुआ कि हमने वो वाटर बाथ क्यों यूज़ किया था। उसको हॉट वाटर बाथ कहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप हॉट वाटर का शावर लेते हो। आगे ठीक है, चलें जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम इसलिए इसको इस रहीला बेटा आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैम नेटवर्क स्लो हो रहा है, आवाज़ भी कट रही है। आवाज़ कट रही है, मेरे पास भी आपकी आवाज़ कट के आ रही है। जी मैम ये पूछना था कि ये जब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, जो उसने सॉल्यूशन यूज़ किया है वो फिलिंग सॉल्यूशन ऐसे इसको वो सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन है। ये वही सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमने ठहरे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो हमने किए थे ना, ये हमने कहा था रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए कि क्यूप्रिक आयन होते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन हमने डाला था, वो जो सॉल्यूशन था वो फेलिंग सॉल्यूशन था उसका नाम, और उसके अंदर ये क्यूप्रिक आयन ही होते हैं। इससे हम टेस्ट करते हैं कि वो शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं। क्लियर हुआ रहीला आपको? जी मैम यही पूछना था कि फिलिंग सॉल्यूशन की जगह कोई और सॉल्यूशन जिसमें क्यूप्रिक आयंस हो, हम वो सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। और वो सॉल्यूशन कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं जिनमें क्यूप्रिक आयंस हो और वो हम इसको आइडेंटिफाई करने की यस हम वो यूज़ कर सकते हैं। हम फेलिंग सॉल्यूशन के अलावा और भी सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हों और जिनके अंदर क्यूप्रिक आयन हो, जिसमें आ जाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के अलावा आ जाता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट के बाद आ जाता है टॉलेंस आ जाते हैं। टॉलेंस माइल्ड नहीं होते, टॉलेंस बहुत हार्श होते हैं, इसलिए हम टॉलेंस को यूज़ नहीं करते, हम माइल्ड यूज़ करते हैं। तो जो माइल्ड होते हैं यानी कि थोड़े हल्के हल्के होते हैं, वो अब्रप्ट रिएक्शंस नहीं करते। तो माइल्ड में फेलिंग आ जाते हैं और बेनेडिक्ट्स आते हैं। ये दो सॉल्यूशंस के नेम हैं। और अगर आप सीवियर की तरफ चले जाओ, हार्श की तरफ चले जाओ, तो फिर टॉलेंस रिएजेंट आ जाता है। क्लियर? ये तमाम वो रिएजेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और ये वाला प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे भी इंशाल्लाह।